हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 1 और अध्याय का नाम है जीवों में जनन। फ्रेंड्स, मैंने इस अध्याय का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो सब वीडियो जो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यह इस अध्याय का तीसरा वीडियो है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं क्या कहलाती हैं? वे सभी घटनाएं जो निषेचन से पहले संपन्न होती हैं उन्हें हम निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। अब निषेचन पूर्व घटनाओं में दो चीज आता है। एक आता है युग्मक जनन, जिसे हम जेमिटोजेनेसिस कहते हैं इंग्लिश में, तथा एक और आता है दूसरा युग्मक अंशांतरण, जिसे हम जेमिटो ट्रांसफर कहते हैं। तो हम इन दोनों के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेमिटोजेनेसिस। चलिए शुरू करते हैं। युग्मक जनन। युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी युग्मक जनन कितना होता है? दो प्रकार का होता है, एक नर युग्मक जनन और एक मादा युग्मक जनन। आप याद रखते चलिएगा, नर युग्मक जनन, नर युग्मक जनन तथा दूसरा मादा युग्मक जनन। ठीक है। कुछ जीवों में ये नर युग्मक जनन तथा मादा युग्मक जनन दोनों बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। दो युग्मक देखने में एक दूसरे से समान दिखाई देते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक देखने में बिल्कुल समान दिखाई पड़ते हैं। ऐसे युग्मकों को समयुग्मक कहते हैं तथा इन प्रकार के जीवों को समयुग्मकी कहते हैं। जैसे कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे से समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण इन्हें समयुग्मकी कहते हैं। क्योंकि ये समयुग्मकी होते हैं इसलिए इन्हें देख करके हम ये नहीं बता पाते, मतलब युग्मकों को देख करके यह नहीं बता पाते कि वह नर युग्मक है कि मादा युग्मक है। यह कहकर देख करके हम पहचान भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कुछ युग्मकों का फिगर दिया गया है। पहला जो फिगर है और नंबर में, यह एक शैवाल का है जिस शैवाल का नाम है कैलेडोफोरा। इसमें देखिए आप पहचान ही नहीं कर सकते, दो युग्मक है, इसमें एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है, लेकिन आप देख करके पहचान ही नहीं कर सकते इसमें कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक है। जबकि यहाँ पे ब में देखिएगा तो यह एक विषम युग्मक है। विषम युग्मक का कहने का मतलब क्या हुआ? जिसे आप देख करके पहचान कर सकते हैं कि कौन नर युग्मक है और कौन मादा युग्मक है। इसी तरह स में ये मनुष्यों का दिया गया है युग्मक, तो ये देखिए ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है। यहाँ पे आसानी से पहचान हो जाता है क्योंकि जो मादा युग्मक है वो गोल है। जनरली अधिकांश जो मादा युग्मक होते हैं वो गोल ही होते हैं, और ये नर युग्मक है जिसमें एक पूंछ होती है, एक हेड होता है, एक मिड बॉडी होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा अकारकीय रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। विषम युग्मक मतलब दो ऐसे युग्मक पैदा किए जाते हैं जिन्हें देख करके आप पहचान सकते हैं कि वे नर युग्मक हैं कि मादा युग्मक हैं। नर युग्मकों को पुमरु या शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक को कहते हैं हम लोग पुमरु या फिर शुक्राणु। ये याद रखने वाली बात है। वैसे ही मादा युग्मक को हम लोग कहते हैं अंड या फिर डिंब। ठीक है, या अंडाणु, अंड या फिर डिंब कह सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं जीवों में लैंगिकता के बारे में। जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विशिष्ट समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, परंतु सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि चलिए मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि जो जीव होता है उसमें दो प्रकार के युग्मक होते हैं, लेकिन हमेशा यह सत्य नहीं होता है। अब मतलब दो जीव हमेशा नहीं होते हैं। जैसे कुछ जीवों में क्या होता है कि नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग, नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग, यह भी अंग ही है।
नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग एक ही जीव में होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये एक ही जीव है, एक ही जीव है। तो एक ही जीव में क्या होता है कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों होता है। ऐसे जीवों को हम लोग उभय लिंगराशयी या सैमथैलेसी कहते हैं। ऐसे जीव जिसमें नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं, वैसे जीवों को हम उभय लिंगराशयी या समथैलेसी कहते हैं। वैसे ही वैसे जीव जिसमें, जैसे मान लीजिए कि जीव है, इसमें केवल नर जनन अंग पाया जाए, नर जनन अंग पाया जाएगा। और ऐसे ही एक और जीव होगा जिसमें केवल मादा जनन अंग पाया जाएगा। या फिर कहें ऐसा जीव जिसमें केवल नर युग्मक पाया जाएगा और ऐसा जीव जिसमें केवल मादा युग्मक पाया जाएगा। यानी कोई एक ही अंग पाया जाता है, उसे हम एक लिंगराशयी या विषमथैलेसी कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो द्विलिंगराशयी की, यानी उभय लिंगराशयी, हम उभय लिंगराशयी कहें या फिर सैमथैलेसी कहें, इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो टेप वर्म होते हैं या फिर ये जो केंचुआ होता है, वे क्या होते हैं, उभय लिंगराशयी होते हैं। यानी उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में होता है। वैसे ही कुछ पुष्प भी होते हैं जिनमें एक ही में दोनों जनन अंग, नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। जबकि अधिकांश जो विकसित जीव हैं उसमें केवल एक ही जनन अंग पाया जाता है। जैसे आप गाय का एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर भैंस का ले लीजिए या फिर कुत्ते का ले लीजिए, इसमें सब में क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो ऐसे जीवों को हम लोग एक लिंगराशयी कहते हैं। अगर पुष्पों की बात करें तो कुछ पुष्प होता है जिसमें, अब पुष्प में अगर नर जनन अंग को यहाँ पे नर जनन अंग को कहा जाता है पुंकेसर, पुंकेसर कहा जाता है, और मादा जनन अंग को कहा जाता है स्त्री केसर। ठीक है, तो ये वाला सर होता है पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। यानी कुछ जीवों में, कुछ पादपों की बात करें यानी पुष्पों में स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में होता है। वैसे पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जबकि कुछ पुष्पों में केवल पुंकेसर होता है, कुछ में केवल स्त्री केसर होता है। यानी ऐसे जीव जिसमें या तो पुंकेसर पाया जाए या फिर स्त्री केसर पाया जाए, वैसे जीवों को हम लोग, वैसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और वैसे जीव जिसमें केवल नर जननांग पाया जाए या केवल मादा जननांग पाया जाए, उसे हम एक लिंगी जंतु कहेंगे। मैंने आपको बताया भी कि जो स्पंज होते हैं, टेपवर्म, जोक यानी वही केंचुआ का जो प्रजाति होता है, वे द्विलिंगी होते हैं। जबकि वहीं पे तिलचट्टा होता है वो एक लिंगी होता है, यानी उसमें कोई एक जनन अंग ही पाया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ फिगर दिया गया है, यही ये टेपवर्म है, यानी वो केंचुआ में देखिए ये उसके ये वैसा ये जीव होता है और उसके अंदर अगर हम देखें तो ये अंग पाया जाता है। यहाँ देखिए वृषण कोष युक्त, यहाँ पे वृषण यानी यह नर जनन अंग हो गया, और यहाँ पे जो अंडाशय है ये मादा जनन अंग हो गया। दोनों एक ही जीव में है तो ये क्या हो गया, उभय लिंगराशयी हो गए। वहीं पे अगर हम यहाँ पे ये देखिए ये तिलचट्टा का दिया हुआ है, इसमें देखिए नर जनन अंग, अगर नर तिलचट्टा होगा तो उसके अंदर ऐसी संरचना होती है, वृषण होता है, तो ये नर कहलाएगा, नर कहलाएगा, यहाँ पे दिया ही है। और अगर वही यहाँ पे देखें तो अगर मादा होगी और उसके अंदर देखें तो अंडाशय पाया जाता है। यानी इसमें यहाँ पे अंडाशय देखिए, ये वाला बो में ये तिलचट्टा है, यानी ये क्या है, ये मादा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही अगर हम एक बात करें यहाँ पे, तो 3 नंबर पे यहाँ पे 100 नंबर फिगर जो यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे कारा का फिगर है। यहाँ पे देखिए एक ही पादप है जिसमें यहाँ पे देखिए अंड धाने दिया है, यानी यह मादा लैंगिक अंग है, और यहाँ पे पू धाने दिया है जो नर लैंगिक अंग है। यानी मादा जनन अंग और ये नर जनन अंग दोनों एक ही जीव में है, तो ये भी उभय लिंगराशयी का उदाहरण है। जबकि यहाँ पे हम मर्केसिया के फूल को देखते हैं यहाँ 2 नंबर में, तो ये मर्केसिया में देखिए ये दोनों एक जैसा होता है, लेकिन इसमें यहाँ देखिए स्त्री धानीधर है जो मादा जनन अंग है, जबकि मेल में ये पुधानीधर है
जो कि नर जनन अंग है। ये मादा जनन अंग है और ये नर जनन अंग है। दोनों अलग अलग जीवों में होता है, तो ये एक लिंगराशयी है या इसे हम एक लिंगी कहेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर हम पुष्प की बात करें तो ये एक द्विलिंगी पुष्प है जो कि शकरकंद का है। इसमें देखिए यहाँ पे पुंकेसर है और यहाँ पे अंडप है। ये नर जनन अंग है और ये मादा जनन अंग है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही पुष्प में है, तो इसे हम एक लिंगी कहेंगे। ठीक है, सॉरी द्विलिंगी कहेंगे। दोनों में है, दोनों अंग एक ही में है तो उसे द्विलिंगी या फिर उभय लिंगराशयी कहेंगे। और एक जीव में एक ही अंग है तो उसे हम एक लिंगी कहेंगे या फिर एक लिंगराशयी कहेंगे। यहाँ के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि जो केंचुआ होता है वो द्विलिंगराशयी होता है और कॉकरोच होता है वो एक लिंगराशयी होता है। वैसे ही कारा का जो पौधा होता है वह द्विलिंगराशयी होता है, जबकि मार्केसिया का एक लिंगराशयी होता है। और फिर जो पुष्प होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी दोनों लिंग उसमें एक ही पुष्प में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया गया है टेबल कि अर्ध सूत्राणु यानी अर्ध क्रोमोसोम्स में द्विगुणित एन तथा ये अगुणित एन दिया गया है, इसको आपको भरना है। जैसे आपको पहले पता होगा मनुष्य, ये जीव का नाम दिया गया है, यहाँ पे 2n यानी अर्ध सूत्राणु देना है और यहाँ पे n भरना है यानी युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या। तो आपको पता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का मतलब 46 यानी 2n जितने होते हैं, वो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो सभी कितने होते हैं, डबल होते हैं, यानी वो जोड़े में रहते हैं। तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में, यानी ये 46 हो गए। वैसे ही घरेलू में मक्खी में यहाँ पे दिया गया है क्रोमोसोम 12 यानी कितने होंगे, 6 जोड़े होंगे। यहाँ पे चूहा में 21 होता है, 21 जोड़ा क्रोमोसोम यानी 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएंगे। यहाँ पे होता है कुत्ता में होता है 78 क्रोमोसोम होते हैं। कुत्ता में कितना होता है, 78। 78 का मतलब इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 यानी 39 जोड़ा। ऐसे ही अगर बिल्ली में 19 जोड़ा है तो उसको दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 38 जोड़ा। फल मक्खी में 8 होता है यानी इसे हम कहेंगे 4 जोड़ा पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम ओफिलस की बात करें, ठीक है, ओफिलस की बात करें तो ये होता है 660 यानी इसका यहाँ पे दोगुना करना है, 630 का दुगुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1260। ठीक है, 1260 होता है। और अब चलिए सेब में देखते हैं। सेब में 23 34 यानी 17 जोड़ा। धान में 12 जोड़ा होता है, ये 12 पेयर यानी 12 जोड़ा यानी 12 दूना 24 होगा। यही आपको पूरा करना है, अब समझ गए होंगे। मक्का में 20 होता है यानी 10 जोड़ा। आलू में 24 जोड़ा होता है यानी 48। तितली में 380 होता है, इसका मतलब इसका हाफ करेंगे तो 190। और प्याज में 8 जोड़ा होता है, इसका मतलब 16। कितना हो गया, 16। तो यहां तक आपने जाना है कि उसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन दो तरह से होता है। अब चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और। सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। मैंने आपको पहले ही बताया। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे वे उनके जनक जिससे उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हो या द्विगुणित हो। अब जितने भी युग्मक होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब वे जोड़े में नहीं रह सकते हैं, चाहे ये द्विगुणित जीवों से आए हों या फिर अगुणित जीवों से। मतलब यह फर्क नहीं पड़ता है कि जिनसे वे उत्पन्न हुए हैं वे कैसे आया है, द्विगुणित जीव से आया है कि अगुणित जीव से आया है। जब भी जो नया युग्मक बनेगा वो हमेशा अगुणित होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। और ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ये आप तो पढ़े ही होंगे कि जो युग्मक विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब तक मैंने बता दिया था जो युग्मक बनता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है और समसूत्री विभाजन द्वारा भी बनता है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे डिटेल में पढ़ना भी है।
और उसमें अगले चैप्टर में बता दूंगा, नहीं तो फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इन सब बेसिक्स का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण की। हम लोग पढ़ रहे थे निषेचन पूर्व घटनाएं में दो बात आती है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब युग्मक स्थानांतरण की बात करते हैं। इसके निर्माण के पश्चात, यानी युग्मक तो निर्माण बन गया, चलिए युग्मक बन गया है, अब संलयन कब होगा यानी निषेचन कब होगा। जब युग्मक, देखिए नर युग्मक तो अलग बनता है, यहाँ बताता हूं मैं, नर युग्मक अलग बनता है और मादा युग्मक अलग बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अलग अलग बनते हैं और लैंगिक जनन में दोनों का निषेचन कब होगा, यानी नया जीव कब बनेगा, युग्मनज कब बनेगा, जब दोनों युग्मक बने। अब मान के चलिए कि नर युग्मक बना है दूसरे जगह और मादा युग्मक बना है दूसरे जगह, अब दोनों जब तक नहीं मिलते हैं तब तक तो संलयन नहीं हो सकता, इसलिए युग्मक स्थानांतरण होता है। और युग्मक स्थानांतरण में स्थानांतरित कौन होता है, नर युग्मक, हमेशा नर युग्मक ही स्थानांतरित होता है, क्योंकि नर युग्मक बहुत ज्यादा बनते हैं जबकि जो मादा युग्मक बनते हैं वो कम बनते हैं। प्लस नर युग्मक गतिशील होते हैं, ऐसे बनते ही हैं कि वो गति कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अगर हम शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा समूह के जीवों की बात करें इनमें, तो इनमें क्या होता है यानी पादपों में, कि जो युग्मक स्थानांतरण होता है वो जल के माध्यम से होता है, क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं अधिकांश जलीय होते हैं। तो नर युग्मक क्या होता है, इसमें से ट्रांसफर होता है यानी स्थानांतरित हो जाता है, नर युग्मक स्थानांतरित होकर के मादा युग्मक के पास पहुंचता है और दोनों मिलते हैं तो फिर संलयन होता है। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ हो जाती है। अब नर युग्मक की बहुत ज्यादा संख्या मादा युग्मक तक पहुंच ही नहीं पाती है, असमर्थ हो जाती है, रास्ते में ही वो कहीं पे खो जाती है या फिर मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, नर युग्मक बहुत अधिक बनते हैं। ठीक है, नर युग्मक इसीलिए बहुत अधिक बनते हैं क्योंकि इनको स्थानांतरित होने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है और जाने के क्रम में यह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। आपको इसमें बात याद रखनी है कि जो नर युग्मक होते हैं वो ज्यादा बनते हैं। ज्यादा क्यों बनते हैं, क्योंकि उसको स्थानांतरण करना रहता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना रहता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में वे नष्ट होते हैं, इसलिए उनकी संख्या कई हजार गुना अधिक बनती है मादा युग्मकों की तुलना में। और फिर ये क्या होता है, स्थानांतरण के बाद कैसे स्थानांतरित होते हैं, तो या तो ये जल द्वारा होते हैं या फिर वायु से होते हैं, वायु से उड़ करके जाते हैं, या फिर पशु या ये पक्षियों द्वारा ये स्थानांतरित होते हैं, या फिर कीटों द्वारा होते हैं। और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं परागण। यानी ये क्या होते हैं कि नर युग्मक से स्थानांतरित होकर के मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, इस क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अब जो द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी है या द्विलिंग राशि है, जैसे मटर का पौधा होता है, उसमें क्या होता है, परागण बहुत ही आसानी से हो जाता है। परागण बहुत आसानी से हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पास में होते हैं, मतलब पास पास होते हैं, उनको ज्यादा दूर जाना नहीं रहता है, इसलिए परागण आसानी से हो जाता है। देखिए परागित पादपों में जिनमें एक लिंगराशि पादप शामिल है, इस विशेष घटना को परागण यानी पोलिनेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि नर युग्मक यानी परागकण कहाँ बनते हैं, परागकण बनते हैं पुंकेसर में, और परागकण पुंकेसर से उड़ करके वर्तिकाग्र, इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा बताते हैं। वर्तिकाग्र होता है मादा जनन अंग और परागण होता है परागकण होता है मादा जनन अंग में। परागकण उड़ करके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इस घटना को परागण कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि
निषेचन पूर्व घटनाएं में दो घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन और स्थानांतरण। युग्मक जनन में युग्मक बनते हैं और युग्मक स्थानांतरण में नर युग्मक स्थानांतरित होकर के मादा युग्मक तक पहुंचता है। यहाँ तक हम लोग जान गए। और यह कैसे पहुंचता है? तो जल द्वारा, वायु द्वारा या फिर कीटों द्वारा। परागण क्या होता है? जब परागकण उड़ करके जाकर वर्तिकाग्र पर बैठ जाते हैं तो निषेचन होता है। इस क्रिया को परागण कहते हैं। तो परागकण और परागण में फर्क है, ठीक है। तो परागकण उड़ते हैं यानी बनते हैं नर जनन अंग में, और जब ये मादा जनन तक पहुंच जाते हैं तब हम उसे कहते हैं कि वो परागण हो गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको निषेचन के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।